टाइम रिवाइज किया नहीं, क्यों ना, जो कोई बोल नहीं रहा ना। फ्लेवेबल जेम्स पढ़े थे। चलो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिटिल बिट मायोपैथी। अच्छी बात है यार, अगर पढ़ा है तो, जिसका नहीं पढ़ा वो पढ़ ले यार, उसका अल्लाह ही हाफिज है, फिर क्या कह सकते हैं। अच्छा, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी का पहला आज लेक्चर है। तो हम 4 से 5 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें। अगर रिकॉर्डिंग अगर मिल सकती है तो प्लीज शेयर सीरियसली। हाँ यार, ये जैन के पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसमें से कुछ लेक्चर मिस है, वो भी अपलोड करने हैं, दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। फिर रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए वो जैन से ले लीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? बच्चे बाकी सोए हुए हैं या थके हुए हैं? मेरे को मूड नहीं है क्लास होने का। मैंने आपके कंफर्ट जोन को देख के क्लास रखी कि आपने अगली क्लासेस भी लेनी है, वरना मैंने 10 बजे भी ले लेनी थी। अच्छा, जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम प्रोलैक्टिन हार्मोन। वालेकुम अस्सलाम, जो फिर लग रहा है। अच्छा, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्रोलैक्टिन। पहले प्रोलैक्टिन का नॉर्मल फंक्शन देखेंगे, प्रोलैक्टिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है। हाँ जी, किसी को पता नॉर्मल फंक्शन क्या है प्रोलैक्टिन का? पहले तो ये बताइए, प्रोड्यूस किधर से होता है प्रोलैक्टिन? बेसिक्स फॉलो। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस किधर से होता है आपके? प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन किधर से प्रोड्यूस होता है आपकी? एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, ओके जी। ठीक है, प्रोड्यूस ये हाइपोथैलेमस में होता है। और ये आता किधर है? ये आता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, वहां पे कौन से सेल हमारे पास पड़े होते हैं? लैक्टोट्रॉप सेल्स पड़े होते हैं, ब्लड के जरिए जाता है और लैक्टोट्रॉप सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब लैक्टोट्रॉप सेल्स का क्या फंक्शन होता है? हाँ जी, किसी को पता लैक्टोट्रॉप सेल्स का क्या फंक्शन होता है? लैक्टोट्रॉप सेल्स क्या करते हैं? वो बच्चों मिल्क की प्रोडक्शन नहीं करते, मिल्क की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं लैक्टोट्रॉप्स? मिल्क की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रोलैक्टिन का क्या नॉर्मल फंक्शन देख लिया हमने कि मिल्क की प्रोडक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनोमा हो गया। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया और प्रोलैक्टिनोमा में क्या डिफरेंस है? हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जब भी आता है ना, इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी ट्यूमर आपके प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। अगर तो बात है कि इसकी प्रोलैक्टिनोमा की, इसका मतलब ये होता है कि किसी ट्यूमर की वजह से ना आपका प्रोलैक्टिन का हार्मोन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है प्रोलैक्टिन। अगर वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, इसकी वजह से क्या होगा? आपका प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, ये डिफरेंशियल एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्या होता है और प्रोलैक्टिनोमा क्या होता है। अब देखिए, क्या मैंने इसका नॉर्मल फंक्शन बताया आपको? मिल्क की प्रोडक्शन करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर फिजियोलॉजिकली बात करें, ऐसी कौन सी फिजियोलॉजिकली कंडीशन है जिसकी वजह से आपका प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होता है? किसी को पता है? प्रोलैक्टिन क्यों ज्यादा रिलीज होता है आपका? ऐसी कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है? वेरी गुड। तो कि प्रेगनेंसी के वक्त, जब फीमेल को प्रेगनेंसी होती है, उस वक्त उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन पीक पे जा रहा होता है। ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब ज्यादा होता है? ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब वो मिल्क अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तब भी बच्चों प्रोलैक्टिन का लेवल बड़ा होता है। ठीक है, ये पूछते होते हैं एग्जामिनर कि कब आपके प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज कर रहा होता है। आपने बताना है फीमेल में जब प्रेगनेंसी होती है तब हो सकता है, ड्यूरिंग लैक्टेशन हो सकता है, ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्लीप, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, और ड्यूरिंग स्लीप भी उसका क्या हो सकता है? प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज कर सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी कर सकता है और आपके क्वाइटस की वजह से भी कर सकता है, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त भी फीमेल में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता होता है। कौन कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन बताई जिसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन।
ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग क्वाइटस, ये सारी आपकी क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो किसका लेवल इंक्रीज करवा रही होती हैं, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करवा रही होती है। अच्छा, अब ना कुछ ड्रग्स होती हैं, एग्जामिनर ड्रग्स से क्वेश्चन पूछता होता है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो आपके प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करवा सकती हैं। हाँ जी, किसी को पता है बेसिक्स में कितनी दफा पढ़ी है? डोपामीन एंटागनिस्ट, याद है किसको कौन सी है? डोपामीन एंटागनिस्ट के नाम। एंटीमेटिक्स ड्रग है जो मोस्ट लाइकली प्रेफर करते हो। हाँ हाँ, एंटागोनिस्ट बात कर रहा हूँ बच्चे, एंटागोनिस्ट बात कर रहा हूँ तो कीर, हाँ जी। मेटक्लोप्रामाइड, ठीक है, मेटक्लोप्रामाइड आपकी क्या है, एंटी एमेटिक्स ड्रग है अगेंस्ट द वॉमिटिंग, ठीक है। एंटी एमेटिक्स ड्रग है, जब किसी फॉर एग्जांपल पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा वॉमिटिंग आ रही होती है ना, तो हम इसको मेटक्लोप्रामाइड देते होते हैं, ठीक है। आपके मेरे ख्याल में ग्रेविनेट के नाम से आती है पाकिस्तान में ना ये। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को क्या दी, डोपामिन एंटागोनिस्ट दी, एंटागोनिस्ट की वजह से क्या होगा? अच्छा, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, प्रोलैक्टिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपामिन। जब भी आपका डोपामिन का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल डिक्रीज कर देगा। जब भी आपका प्रोलैक्टिन का लेवल डिक्रीज करेगा तो डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा। एंटागोनिस्ट काम करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो मेटक्लोप्रामाइड ले रही है, इसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ओके। हमजा, अजवद, बच्चे क्लास में हो कि कोई नहीं हो? ये सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है? जब भी, क्यों कम होगा? डोपामिन एंटागोनिस्ट जब भी आप यूज करते हो ना, देखो मैंने कहा एंटागोनिस्ट अगेंस्ट द डोपामिन, तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा, ठीक है, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, उसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ओसीपी ले रहा है, ओसीपी के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन वो ले रहा है, उसकी वजह से भी क्या होगा बच्चों, आपका जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट ओसीपी ले रहा होता है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए मेरी बात सुनिए, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आगे क्या बनाते थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाते थे, लुटिनाइजिंग हार्मोन बनाते थे, और आगे से ये दोनों क्या चीजें बनाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बना रहे होते हैं ना। आपने इसमें एक और बात याद रखनी है, प्रोलैक्टिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। आपका जब भी प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करेगा ना, तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर देगा। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो क्या ले रही है, एस्ट्रोजन ले रही है, ठीक है, बाहर से ओसीपीज ले रही है, वो भी प्रेगनेंसी नहीं चाहती। एस्ट्रोजन है, ओसीपीज में क्या क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही होते हैं ना। तो इसका अब एस्ट्रोजन ज्यादा है, तो क्या इसका प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ जी, इसका प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ जी, हाँ जी, कम होगा, ठीक है। क्यों कम होगा? कि क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेसिक्स में ज्यादा लिखा है, हाँ जी, बेसिक्स में ज्यादा डिटेल में लिखा है, हमने सिर्फ अब इतनी बात करनी है कि जितनी हमें चाहिए यहाँ पे। जब भी आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज करता है, तो आपके प्रोलैक्टिन का लेवल डिक्रीज कर देता है। अच्छा, ये तो हमने देख ली कुछ ड्रग्स, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब बात करते हैं किसकी, पैथोलॉजिकल कंडीशन की, जो हमारी मेन डोमेन है। ऐसी कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो करवा सकती है? देखें, मुझे एक बात बताएं, क्या कोई ट्यूमर करवा सकता है ब्रेन, अगर फॉर एग्जांपल किसी के एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, वो प्रोलैक्टिनोमा करवा सकता है, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज कराएगा? वो करवा सकता है, नंबर वन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, हाइपोथैलेमिक इशू कोई, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हाइपोथैलेमिक इशू हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी डिजीज जिसकी वजह से आपका प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, वो भी क्या करवा सकता है, आपका प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करवा सकता है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट बात, हाइपोथायराइडिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोलैक्टिन का क्वेश्चन आए और हाइपोथायराइडिज्म के साथ एग्जामिनर ना एसोसिएट करे, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब कोई बताएगा कि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल क्यों इंक्रीज करता है? हाँ जी, प्रोलैक्टिन का लेवल क्यों इंक्रीज करता है, किसी को पता है? टीआरएच क्या करेगा? हाँ जी, देखें, हाइपोथायराइडिज्म की क्या फाइंडिंग होती है बच्चों, T3 और T4 क्या करता है, डिक्रीज नहीं करता होता।
TSH आपका इंक्रीज नहीं कर रहा होता, TSH को मैसेज कौन देता है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं दे रहे होते। तो जब भी आपका TRH का बच्चों लेवल इंक्रीज होगा ना, जब भी बॉडी में, जब भी हाइपोथायराइडिज्म होगी, तो TRH पता क्या करते हैं, ये जाके लैक्टोट्रॉप सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जब ये लैक्टोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करेगा, प्रोलैक्टिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। तो क्या इस पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है? हाँ जी। क्या इसके अंदर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है? स्टिमुलेटर होता है जी, इसके अंदर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर। सबको समझ में आ गई ये वाला पॉइंट की रिपीट कर दूं? हाँ जी, बाकियों को भी सबको समझ आ गई ये वाला पॉइंट? ओके जी, अगर समझ में आ गई, ठीक है जी। कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो सकता है आपका बच्चों, प्रोलैक्टिनीमिया या प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हो गया क्या, प्रोलैक्टिनोमा हो गया, ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर उस पेशेंट के अंदर आएंगे? मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? अगर फॉर एग्जांपल वो मेल है, मेल के अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, अगर उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो वो क्यों होगा? हाँ जी, अभी ऊपर ये वाली बात आपको बताइए, अगर उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, किसी को पता है? वेरी गुड तहसीन, उसका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही बच्चों कम है। तो जब उसका GnRH ही कम है, उसका FSH कम है, उसका LH कम है, तो क्या उसके अंदर हो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी? सही नहीं होगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा उस पेशेंट के अंदर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर वन इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, क्या उस पेशेंट के अंदर लिबिडो डिक्रीज करेगी, ऑर्गेजम आएगा? नहीं आएगा। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही होगी तो एग्जामिनर ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में चीज मेंशन करके पूछ सकता है। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। और देखें, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, देखें इसके अंदर ना स्पेसिफिकली एक बात करता है कि मेल के अंदर ना, ये क्वेश्चन में मेंशन करता होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग है ना, वो कम हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग मतलब कि वो जो बेड शेव करता था, आपने मुस्टैचेस वगैरह बनाता था, वो नहीं बनाएगा। क्यों, किसी को पता है? हाँ जी, किसी को पता है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग क्यों कम हो रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, नाउ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेयर्स क्या ना बच्चों, वही पूछ रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग क्यों कम हो रही है? शेविंग क्यों कम हो रही, क्वेश्चन मेरा ये है। क्यों लॉस ऑफ एयर हो रही, क्वेश्चन ही आप समझे। एग्जामिनर क्वेश्चन ही कहता है, लिखता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर ना प्रोलैक्टिनोमा है, प्रोलैक्टिनोमा की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग, वेरी गुड जैन, एंड्रोजन कम हो रहा है उसका। ठीक है, जो उसका बच्चों सेक्स हार्मोन है वही कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन ही कम हो रहा है। तो आपके जो ये मेल पैटर्न्स के जो ये हेयर्स होते हैं, किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों? वॉइस, ये हेयर्स ये टेस्टोस्टेरोन पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब उसका GnRH ही कम है, ठीक है, GnRH कम है, FSH कम है, उसका LH कम है, तो क्या टेस्टोस्टेरोन उतना प्रोड्यूस होगा? उतना नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम हो सकती है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे मेंशन करता होता है। ठीक है, आप समझ में आ गई ये वाला क्वेश्चन? ये बात समझ में आ गई? ओके जगह समझ में आ गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई वुमेन है, उसके अंदर क्या होगा, वुमन के अंदर ना देखिए ग्लैक्टोरिया हो सकता है। अब किसी को पता है ग्लैक्टोरिया क्या होता है? एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है आपकी किधर से, निपल से डिस्चार्ज होता है, मिल्क डिस्चार्ज होता है एबनॉर्मल, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लैक्टोरिया बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें एक पेशेंट है, उसके अंदर प्रोलैक्टिन जब ज्यादा रिलीज हो रहा है, जब उसका प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज होगा तो मिल्क की इजैकुलेशन भी उतनी नहीं होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैक्टोरिया बोलते होते हैं। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, क्या इस पेशेंट के अंदर एमिनोरिया हो सकता है? सेकेंडरी एमिनोरिया। ठीक है, प्राइमरी तो चलो पीछे कोई ना कोई इसकी कॉज होती है ना, स्पेसिफिकली उसके अंदर वो कोई सिंड्रोम PCOS की वजह से हो सकता है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर सेकेंडरी एमिनोरिया कैसे होगा? देखें अगेन वही बात, जब आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही बच्चों कम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये भी कम है, जब ये दोनों कम है, मुझे ये बताएं क्या इस पेशेंट के अंदर जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट कर रहा था, क्या वो अब करेगा? हाँ जी, वो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? एमिनोरिया हो सकता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो सकता है ना, इसकी वजह से सेकेंडरी एमिनोरिया होगा। हाँ जी, यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई?
इसके जो डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे ये बताएं, ये वाली सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको? अच्छा जी, जैन को आई है, फातिमा को आई है, ओके जी। अब फॉर एग्जांपल देखें, किसी पेशेंट के अंदर ना, अच्छा जी अजवत भी सुन रहा है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, इसको हमने प्रोलैक्टिनोमा हो गया, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हम इस पेशेंट के अंदर करवाएंगे? देखें, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल एक फीमेल आई है हमारे पास, तो सबसे पहले उसको क्या रूल आउट करेंगे? किसी को पता है? पहला क्वेश्चन उससे क्या पूछेंगे? हाँ जी, इन्वेस्टिगेट करने में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फीमेल आई है, उसको प्रोलैक्टिनोमा है, मैंने उसके सारे क्लिनिकल फीचर देख लिए हैं, मैं सबसे पहले क्या उसके वो हिस्ट्री लूंगा, पीरियड, इसके अलावा हाँ जी, हम महसूस, इसके अलावा वेरी गुड शिराज, प्रेगनेंसी को रूल आउट करूंगा। ठीक है, प्रेगनेंसी को सबसे पहले रूल आउट करना है आपने। ठीक है, आपने प्रेगनेंसी का पूछना है, क्या आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, उसकी वजह से भी आपकी बच्चों ये जो प्रोलैक्टिन की ये ज्यादा स्टिमुलेशन होगी, उतनी ज्यादा लैक्टेशन होगी उसके अंदर, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी। सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है। दूसरा काम मैंने इसके अंदर क्या करना है, हाँ जी, अब दूसरा काम मुझे बताएं क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको प्रेगनेंसी है ना, तो डेफिनेटली सी बात है उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी रेगुलेट नहीं हो रहा होगा, पीरियड्स भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है पूछने वाली, ठीक है। हाँ, पूछ सकते हैं सबसे पहले कि आपको मतलब कब से पीरियड्स नहीं आ रहे। हम अगर उसका सिर्फ इस चीज को रेगुलेट करेंगे ना कि आपके पीरियड्स कब से नहीं आ रहे, तो फॉर एग्जांपल वो कहती है मुझे 2 या 3 महीने से नहीं आ रहा, तो भाई ये पीसीओएस भी तो हो सकता है ना। इसलिए सबसे पहले क्या पूछना है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, आपने पूछना है कि वो प्रेगनेंसी तो नहीं है आपको, पहले आपने टेस्ट करवाया, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात क्या पूछनी है हमने, हमने हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करना है। ठीक है, आपको थायराइड का मसला तो नहीं है, हम ये पूछेंगे आपको थायराइड का मसला तो नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, आपने अपना कोई थायराइड स्कैन पहले तो नहीं करवाया, अगर आपने पहले करवाया तो उसकी रिपोर्ट है आपके पास, जब वो कहेगी हाँ जी मेरे पास रिपोर्ट है, तो उस पर क्या होगा बच्चों, T3 T4 कम नहीं होगा, TSH ज्यादा नहीं होगा, TSH ज्यादा होगा तो TRH ज्यादा नहीं होगा, तो ये भी क्या करवाएंगे आपकी प्रोलैक्टिनीमिया करवा सकते हैं बॉडी में, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज करवा सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है आपने, हाइपोथायराइडिज्म, इसकी थायराइड की रिपोर्ट देखनी है, TSH का लेवल देखना है। अब तीसरा काम हमने क्या करना है, हमने ये चीजें दोनों देख ली जी, ये दोनों चीजें ही नहीं थी उसके अंदर, ना ही वो प्रेग्नेंट थी ना ही उसको थायराइड का मसला था। तीसरा, हम अब डायरेक्टली जाएंगे प्रोलैक्टिन के लेवल पे। ठीक है, कितना प्रोलैक्टिन का लेवल है, जो नॉर्मल होता है ना बच्चों, नॉर्मल वो होता है लेस देन 500 मिली इक्वेंट पर लीटर। ये इसका एमसीक्यू यहाँ पे लिख लें कि अगर आपको नॉर्मल लेवल पता होगा तो एग्जामिनर कोई वैल्यू देगा तो आप उसको वो रूल आउट कर सकते हैं कौन सा पेशेंट है। ठीक है, कितना ना इसका लेवल होता है, लेस देन 500 मिली इक्वेंट पर लीटर इसका नॉर्मल लेवल है। ठीक है, हमने उसका जी प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाया बॉडी में, उसका निकला लेवल 1000 से लेके 5000 तक। आप मुझे बताएंगे बच्ची ज्यादा नहीं है प्रोलैक्टिन का लेवल? हाँ जी, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा नहीं है, ये प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है। अगर आपका 1000 से लेके 5000 के दरमियान दरमियान है, इसका मतलब यह है कि इसको ब्रेन में क्या है बच्चों, ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर, और वो कौन सा है, माइक्रो एडिनोम है, छोटा सा ट्यूमर है, लेस देन 10 mm। एग्जामिनर पूछता होता है जब लेस देन 10 mm ट्यूमर होता है तो कितना साइज, कितना ट्यूमर इसका प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में हो सकता है। क्या मैंने बात की कि जब लेस देन 10 mm हमारा ट्यूमर है ब्रेन में, कौन सा बिनाइन ट्यूमर है, वो प्रोलैक्टिन को ज्यादा रिलीज करवा रहा है, तो कितना लेवल होगा प्रोलैक्टिन का? आपने कहना है 1000 से लेके 5000 तक हो सकता है उसका। ठीक है, अगर एग्जामिनर सीधी ये बात मेंशन कर दे क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर क्या है, 5000 से ज्यादा लेवल है, ठीक है, इसका मतलब पता क्या है, ये माइक्रो एडिनोमा था, अब भाई ये 5000 को भी क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये है कि बच्चों ये मैक्रो एडिनोम है। ये आपने दोनों पॉइंट याद रखने हैं, हमने ट्रीटमेंट इसके अकॉर्डिंग करना होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, माइक्रो एडिनोमा और मैक्रो एडिनोमा वाली बात, ट्रीटमेंट सारा इस पे बेस करता होता है। ठीक है, अगर माइक्रो एडिनोमा है तो लेस देन 10 mm, अगर मैक्रो एडिनोमा है तो greater than 10 mm का ट्यूमर है उसके अंदर। ठीक है, ये हमने इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट के अंदर करवानी होती है। क्या क्या मैंने बताया, प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाना है, देखेंगे कितना लेवल है, कितने साइज का ट्यूमर है। हमें कितने साइज का ट्यूमर कैसे पता चलेगा, प्रोलैक्टिन के लेवल पे पता चलेगा। अच्छा, ये भी करवा लिया। अब हमने देखना है तीसरा चौथा, इसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट जो रिपीट कर दे भाई, अच्छा मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ। देखें, मैंने कहा सबसे पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है, ये साइज वाली बात रिपीट कर दूं, ओके। देखें,
हमने ना प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाना है इस पेशेंट के अंदर। जब हम इसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाएंगे, जो नॉर्मल होता है ना वो लेस देन 500 होता है, 500 से कम होता है। लेकिन अगर उसका लेवल 1000 से लेके 5000 तक है ना, इसका मतलब ये है कि जी अब इसके ब्रेन में कोई ट्यूमर है, तो इसीलिए इस वजह से इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है इसका प्रोलैक्टिन, इसका हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है। अदरवाइज कोई अगर ड्रग की हिस्ट्री ना, अगर कोई ड्रग रिलीज करवा रहा है तो वो 500 वो 1000 को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, कितना अगर तो वो ड्रग्स की वजह से बच्चों ज्यादा हो रहा है तो वो 1000 को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन अगर जब भी कोई ट्यूमर होगा ना, वो तब 1000 को क्रॉस करेगा, 1000 से लेके 5000 तक हो सकता है, या 5000 से ज्यादा। अगर तो माइक्रो एडिनोमा है, इसका मतलब ये है कि 1000 से लेके 5000 तक है, और जो ट्यूमर होगा वो लेस देन 10 mm साइज होगा। ठीक है, अगर 5000 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अब क्या है बच्चों, मैक्रो एडिनोमा है, और जो साइज होगा वो ग्रेटर देन 10 mm होगा। अब समझ आ गई ये वाली बात, हमने साइज को क्यों इसके अंदर वो किया डिफरेंशिएट। अब जब इसका ट्रीटमेंट करूंगा ना, इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि हमने ये क्यों इस यहाँ पे ये बात लिखी। ओके जी, अगर ये बात आ गई, चौथा इसके अंदर पता क्या काम करेंगे हम बच्चों। ओके जी, इसके अंदर ना एमआरआई करवाएंगे ब्रेन का। ठीक है, एमआरआई करवा के उसका साइज, उसकी लोकेशन, किस शेप का ट्यूमर है, और क्या क्या साथ इशू हो रहा है, वो सारा रूल आउट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना होता है। समझ आ गई क्या क्या मैंने बताया। प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है, हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करना है, प्रोलैक्टिन के लेवल को रूल आउट करना होता है, और एट द एंड हमने क्या करना होता है बच्चों, एमआरआई करवाना होता है। अच्छा, इसमें ना एक और काम करते होते हैं हम साथ साथ, इस पेशेंट के अंदर ना इसका विजुअल फील्ड टेस्ट करवाएंगे। अब किसी को पता है हम विजुअल फील्ड टेस्ट, या जो उसको हम फंडोस्कोपी बोलते होते हैं, वो क्यों करवाएंगे इसके अंदर, किसी को पता है। देखो, हाँ, आपने एक बात, वेरी गुड शराज, हमने ऑप्टिक क्याज्मा तो नहीं कंप्रेस हो रहा है, इस चीज को रूल आउट करना है। इसका ऑप्टिक क्याज्मा तो नहीं कंप्रेस हो रहा। जब देखे फॉर एग्जांपल आपका ट्यूमर का साइज बढ़ता है ना, बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, ये जो आपकी पीछे ऑप्टिक नर्व होती है ना, उसको कंप्रेस कर देता है। जब ये ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर देता है, तो बच्चों इसकी विजन इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, विजुअल फील्ड टेस्ट करवाएंगे। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई। अगर एग्जामिनर पूछता है हम इसके अंदर क्यों देखेंगे, फिर इसके अंदर वो इसको ऑप्टिक क्याज्मा क्यों कंप्रेस हो रहा है, तो आपने बताना है जी इसके ब्रेन में ट्यूमर है, उसकी वजह से ऑप्टिक क्याज्मा कंप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से इसकी विजन लॉस हो रही है। इसीलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, विजुअल फील्ड टेस्टिंग करवाएंगे। हाँ जी, इसकी वजह से जो डिजीज होती है ना, उसका नाम है बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया होता है। अब बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखें, एक ये आई बनाई, एक ये, इन दोनों की जो लेटरल साइड है ना, इसकी आई साइड चली जाएगी। पेशेंट को लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम क्या जी, वही लेटरल साइड कानों वाली होती है। ठीक है, इसकी विजन लॉस हो जाएगी दोनों लेटरल साइड की। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया बोलते हैं। जब भी आपका ट्यूमर का साइज बढ़ेगा, वो आपकी ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा, ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा तो विजन इंपेयर्ड हो जाएगी। जब विजन इंपेयर्ड हो जाएगी, इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है बाईटेम्पोरल हेमिनोपिया। बाईटेम्पोरल हेमिनोपिया में क्या होता है, आपकी दोनों लेटरल साइड का विजन चला जाता है। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन में से किसी का कोई क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन में से किसी का कोई भी क्वेश्चन, फिर आगे नहीं तो इसका ट्रीटमेंट करें। ओके जी, अगर क्लियर है। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनोमा हो गया, तो हमने कैसे ट्रीट करना है। बच्चे, मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, माइक्रो एडिनोमा, और दूसरा मैक्रो एडिनोमा बताया था, याद है ना। अब मुझे ये बताएं, माइक्रो एडिनोमा में क्या कितना लेवल होता था, और क्या क्या कितने साइज का ट्यूमर होता है, मैक्रो एडिनोमा कितना का होता था, फिर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। 1000 से लेके 5000 तक किसमें होता है आपका, माइक्रो एडिनोमा में, और 5000 से ज्यादा किसके अंदर होता था, मैक्रो एडिनोमा में। ये 10 mm से कम था, वेरी गुड, और ये क्या था, 10 mm से ज्यादा। अब देखिए, आपने याद रखना है, जब भी अगला पॉइंट सुने अब, जब भी किसी पेशेंट के अंदर बच्चों माइक्रो एडिनोमा होता है ना, तो इसके अंदर पता ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम ऑलवेज प्रेफर द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने बच्चों फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना होता है। अब आप मुझे बताएं, ऊपर मैंने एक चीज बताई थी, एक चीज, डोपामिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोलैक्टिन। क्या हम इसके अंदर डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग दे सकते हैं माइक्रो एडिनोमा ट्यूमर के लिए। वेरी गुड सिराज, डोपामिन, वेरी गुड फातिमा, तोकीर जैन, डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग देंगे।
किस पेशेंट के अंदर बच्चों? माइक्रो एडिनोमा में। माइक्रो एडिनोमा में ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। कौन कौन सी इसमें होगी बच्चों? ब्रोमोक्रिप्टीन, दूसरा आपका कैबोरक्लीन। अगर इन दोनों में से पूछा जाए, कौन सी इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाए, कौन सी ज्यादा स्पेसिफिक है, तो फिर कौन सी होगी? फर्स्ट लाइन प्रेफर करेंगे, कौन सी? हाँ जी, कौन सी होगी इसमें? दोनों में से कौन सी ज्यादा स्पेसिफिक है बच्चे? वो कैबरगोलिन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लिख ले, नॉट ब्रोमोक्रिप्टिन। दोनों में से जो ज्यादा प्रेफरेंस देनी है वो ब्रोमो इसको इसको देनी है, कैबरगोलिन के, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमोक्रिप्टीन से ज्यादा आपने किसको प्रेफर करना है? कैबोरगिलीन के आपने प्रेफर करना है। क्यों प्रेफर करना है? इसके साइड इफेक्ट कम है एज कंपेयर टू ब्रोमोक्रिप्टीन। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। कैबोरगिलीन आपने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू ब्रोमोक्रिप्टीन। ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसमें? डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करना होता है। जब आपको पता है डोपामीन का लेवल इंक्रीज कर गया है, तो किसका लेवल डिक्रीज करेगा? क्या प्रोलेक्टिन का लेवल डिक्रीज करेगा इस पेशेंट के अंदर? इसके अंदर प्रोलेक्टिन का लेवल डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना है आपने? डोपामिन एगोनिस्ट देनी है। किसके अंदर देनी है? माइक्रो एडिनोमा वाले पेशेंट के अंदर देनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं वो इसके क्लिनिकल फीचर जा रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिनिकल फीचर नहीं जा रहे, यहाँ इस पेशेंट के अंदर दूसरी बात मैंने क्या लिखवाई थी बच्चों? मैक्रो एडिनोमा, साइज बड़ा हुआ उसका। तो फिर कौन सी ड्रग, फिर क्या करेंगे इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी, किसी को पता है? 10 mm से ज्यादा साइज है और वो आपकी ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस कर रहा है, तो फिर क्या इसके अंदर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे उस पेशेंट को? आप खुद ही मुझे बताएं, क्या इसके अंदर देंगे फार्माकोलॉजिकल? नहीं देंगे। वेरी गुड शिराज, इसके अंदर हम ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करेंगे। ठीक है, कौन सी सर्जरी करनी है? नाम याद रखने इसका, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन मैक्रो एडिनोमा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैक्रो एडिनोमा में अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए तो वो क्या होगा आपका? ट्रांसफिनाइडल सर्जरी। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई यहाँ तक? ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है जी, बस ये टॉपिक इतना सही है। अब इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पता कैसे लिखता है? अब क्वेश्चन लिखे इसके अंदर क्या? जी है जी हफ्सा। यार पता नहीं, मुझे बुक का नहीं पता, मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा। तो खीर, मुझे बुक का पेज नंबर नहीं है। किसी को पता बुक का पेज नंबर कौन सा है? इसको बता दें। अच्छा, 111। अच्छा देखें, मेरी बात सुने, देखें इसका ट्रीटमेंट क्या आता है, सॉरी इसका क्वेश्चन कैसे आता है। जी हफ्सा, आपका कोई क्वेश्चन है? एग्जामिनर लिखता है, अ 30 year old female come to you with history of constipation, weight gain, and bradycardia. On further investigation, her period is absent from last 6 months. What is most likely diagnosis? हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? पेशेंट कौन सा और इसका क्या आंसर होगा? A 30-year-old female come to you with history of constipation, weight gain, and bradycardia. On further investigation, her period is absent from last 6 months. What is most likely diagnosis? Simple question. पेशेंट कौन सा है और उसको क्यों ये फीचर आ रहे हैं? हाँ ठीक है, हो क्यों रहा है ये इसको? हाइपो क्या? हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। वेरी गुड, तो गिर हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है ये। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, वेरी गुड शिराज, वेरी गुड हमजा, ये सारे फीचर कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया, वेट गेन, ये तीनों फीचर किसके हैं बच्चों? हाइपोथायराइडिज्म के।
हाइपोथायराइडिज्म की वजह से अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, उसने एसोसिएट किया प्रोलैक्टिन को आपके थायराइड के साथ। अब आपको पता है इसके अंदर क्या हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। तो जब इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म होगा, इसकी वजह से आगे क्या होगा, टीआरएच भाई ज्यादा रिलीज होगा। जितना टीआरएच ज्यादा रिलीज होगा, उतना आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन को ज्यादा कर रहा है भाई। ठीक है। जितना जीएनआरएच आपका कम होगा, उतना आपका एफएसएच और उतना एलएच कम होगा। जितना एफएसएच और उतना एलएच कम होगा, उसकी वजह से उसको, बच्चों मैंने क्या पढ़ाया था, एमिनोरिया नहीं हो रहा था, पीरियड्स एब्सेंट नहीं हो रहे थे। क्वेश्चन ऐसे आता होता है। सवाल समझ में आ गई सबको? हाँ जी। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सर इसमें सिरोसिस कैसे होगी, किसमें सिरोसिस कैसे होगी, किस चीज की सिरोसिस होगी? सिरोसिस की तो मैंने बात ही नहीं की। क्वेश्चन, लिवर सिरोसिस कैसे होगी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में? किधर लिखा हुआ ये बात कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है? ये स्टेप 2 वाली बुक पे लिखा हुआ है? मैंने तो ये टेक्स्ट बुक में बात पढ़ी कि इसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है, ऐसा कोई। एक मिनट, एक मिनट, मुझे देख लेने दे। किसी को पता है किधर लिखी है ये बात, फातिमा? ये शायद उसकी उससे रिलेट कर रहे हो ना, मतलब कि वो जो लीवर से जो अच्छा, प्रोटीन कॉजेज में लिखा हुआ है, रिलीज ये होते हैं। आपका कॉजेज करवा सकता है, कॉजेज करवा सकता है। अच्छा अच्छा। कॉम्प्लिकेशन में लीवर सिरोसिस नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेशन में लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, कॉजेज में आपका लीवर सिरोसिस करवा सकता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है। मुझे लगा कि आपका हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया या प्रोलैक्टिनोमा आपका जाके वो करवा रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको यार क्या कहते हैं, ये लिवर सिरोसिस करवा रहा है। इसके अंदर पता क्या होता है, देखो लिवर सिरोसिस वाली भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बात, कि अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर लिवर सिरोसिस है ना, इसके अंदर कैसे हो सकता है यार, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर लिवर सिरोसिस है, तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ही उसके अंदर नहीं बनेगी। जब आपका टीबीजी नहीं बनेगा, तो थायराइड हार्मोन किसके साथ जाके लगेगा, किसी के साथ नहीं लगेगा। ठीक है। थायराइड आपका फंक्शन नहीं कर सकेगा सही तरह। तो जब आपका थायराइड सही तरह फंक्शन नहीं कर सकेगा, तो इसकी वजह से भाई T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा। T3 T4 किसके साथ जाके बाइंड होते थे आपका, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ जाके बाइंड होते थे। ठीक है। ये बाइंड नहीं होंगे, T3 T4 का लेवल कम, टीएसएच दोबारा उतना ज्यादा रिलीज होगा। जितना टीएसएच होगा, उतना टीआरएच दोबारा रिलीज होगा। जितना टीआरएच होगा, उतना ही आपका जीएनआरएच कम होगा। हाँ जी। मुझे लगा आपने क्वेश्चन पूछा है कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया लिवर सिरोसिस करवा रहा है, नहीं, लिवर सिरोसिस आपका करवा सकता है वो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। आप समझ में आ गई ये वाली बात सबको, कि रिपीट कर दूं? हाँ जी, बाकियों को समझ आ गई सबको, अजवत, हमजा? ओके जी, ओके जी। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन ही नहीं बनेगी, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए बच्चों, ये देखो फातिमा, आपका लीवर का पता क्या काम होता है, इसने जाके ना आपकी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनानी होती है। लीवर का काम क्या होता है, प्रोटीन नहीं बनानी होती। जब किसी पेशेंट के अंदर लिवर सिरोसिस हो गया, तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनेगी नहीं। जब उसके अंदर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनेगी नहीं, तो मुझे ये बताएं, जो T3 और T4 जाके अटैच हो रहा था थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, वो अब होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टीबीजी नहीं है। तो जब वो अटैच नहीं होगा, बॉडी में T3 T4 का लेवल क्या कर देगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो जब T3 T4 कम हो जाएगा, टीएसएच दोबारा इंक्रीज नहीं करेगा कि बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा बच्चों, टीआरएच ज्यादा रिलीज नहीं होगा। जितना आपका टीआरएच ज्यादा रिलीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जीएनआरएच उतना कम नहीं होगा। जितना जीएनआरएच कम होगा, उसकी वजह से आपका प्रोलैक्टिन का लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ जी। प्रोलैक्टिनीमिया करवा सकता है बॉडी में। अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया?
ओके जी, सारे ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है जी, ओके। इसको एक दफा बुक से रीड करना है, रीड करा दूं एक दफा इसको? पेज नंबर बताइएगा कौन सा है इसका। हाँ जी हफ्सा, हाँ जी। 111, ये देखें। एलिवेटेड, सॉरी मुझे नहीं आया, मेरा नेट काम। क्या कह रही हैं आप, समझ नहीं आया आपको, दोबारा रिपीट कर दूं? अच्छा रिपीट कर दूं, ओके मैं कर देता हूँ यार। ये देखें, ये मैंने क्या लिखा, ये देखें लीवर वाला पॉइंट। अगर किसी पेशेंट के अंदर बच्चों देखो लिवर सिरोसिस हो गया है, ठीक है। लीवर का काम क्या होता था, आपकी प्रोटीन नहीं बनाना, स्पेसिफिकली कौन सी प्रोटीन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन जाके किसके साथ अटैच होती है आपकी, T3 और T4 के साथ अटैच होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर T3 लिवर सिरोसिस हो गई, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन सही तरह रिलीज नहीं होगी, T3 T4 कम होगा, ठीक है। जब T3 T4 आपकी बॉडी में कम होगा, इसकी वजह से फिर क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। जितना आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, उतना थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है। जितना थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा होगा, उतना आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो सकता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई अब? ओके जी, का समझ में आ गई, इसको एक दफा रीड करा दें। एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द पिट्यूटरी एडिनोमा, वो इसकी मोस्ट कॉमन कॉज मैंने आपको पहले बताई। इज द मोस्ट कॉमन फंक्शन, अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन फंक्शनिंग ट्यूमर कौन सा है, तो आपने बताना है जी यही है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया ही है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे ट्यूमर हो सकते हैं जो करवा सकते हैं, क्रेनियोफैरिंजियोमा हो सकता है, मेनिंजियोमा हो सकता है इसकी वजह से, नॉन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, कौन कौन सी ड्रग है जो ऐसी करवा सकती हैं, डोपामिन एंटागोनिस्ट होती हैं। अब ऐसी कौन सी डोपामिन एंटागोनिस्ट का क्या नाम बताया था मैंने आपको, हाँ जी, डोपामिन एंटागोनिस्ट में क्या नाम बताया था, किस ड्रग का नाम बताया था, जल्दी जल्दी बताएं। मेटोक्लोप्रामाइड, मैरोनी मेटोक्लोप्रामाइड होता है उसका नाम, ठीक है। वो इसके ऊपर आप मेंशन कर लें। रेनल फेलियर के अंदर भी हो सकता है, हाँ जी। किसी को पता है बच्चों रेनल फेलियर के अंदर क्यों होगा? हाँ जी, रेनल फेलियर के अंदर बच्चों जो आपकी एक्सक्रीशन होनी होती है ना प्रोलैक्टिन की, वो किडनी से होनी होती है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया देखें, किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया देखें, वो नेफ्रोटिक वाली बात भी बताता हूँ, ये भी पॉइंट सुनो। रेनल फेलियर के अंदर क्या होता है, आपकी एक्सक्रीशन सही तरह नहीं हो सकेगी, किसकी, प्रोलैक्टिन की। तो जब बच्चों ये प्रोलैक्टिन की एक्सक्रीशन नहीं हो सकेगी, ये रिटेन होगा बॉडी में, जितना बॉडी में रिटेन होगा उसकी वजह से उतना लेवल ज्यादा नहीं होगा इसका प्रोलैक्टिन का। नंबर वन इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता था, किसी को फीचर पता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के? हाँ जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, पहले मुझे ये बताओ। आपकी जो प्रोटीन है वो यूरिन में नहीं आ रही होती, हाँ जी। तो जब आपकी प्रोटीन यूरिन में आएगी, जो थायराइड, ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, ये आपकी प्रोटीन नहीं है, ये जब यूरिन में जाएगी बॉडी में इसका लेवल अगेन कम नहीं हो जाएगा, उतना T3 T4 इसके साथ नहीं लगेगा, उतना TSH का लेवल बढ़ जाएगा, उतना TRH का लेवल भी बढ़ जाएगा, उतना आपका प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ जाएगा, हाँ जी। समझ में आ गई? ओके जी, अगर पर डे, ठीक, ओके जी। अच्छा यार बच्चों, यहाँ पे ना क्वेश्चन लिख लो, बड़ा इसमें ना पेट फीचर आता है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पता नहीं हम कब पूरे करेंगे, तब ये बात याद रहेगी कि नहीं। आपकी जो लीवर से प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है वो कितनी होती है, हाँ जी, कितनी लीवर से आपकी प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है? आपने बोला ना कि 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तो इसकी वजह से आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, या आपका हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, यहाँ पे लिख लें, ठीक है, वाइवा का क्वेश्चन है ये। हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ा था 3.5 ग्राम से ज्यादा जाए ना, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो लीवर से प्रोड्यूस हो रही होती है वो कितनी होती है, वो 10 से लेके 12 ग्राम तक हमारी प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है लीवर से, ठीक है। हमने कहा जी 3.5 पे जाए तब भी हमें एडीमा हो जाता है, तब भी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हमारे पास बाकी भी तो 8-9 ग्राम पड़ी हुई है ना,
उसकी वजह से वो हमारे पास जब है तो हमें क्या जरूरत है। तो बच्चों हमेशा बात याद रखनी है कि जो हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होती है ना, ये एक्ट करती है एज अ कैटाबोलिज्म। ठीक है, जब ये एक्ट करती है एज अ कैटाबोलिज्म, तो जब आपकी 3.5 ग्राम भी गुजरती है ना उसके अंदर से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से पास करती है, ये उसको ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, जब ये उसको ब्रेक डाउन करेगी, पीछे से और प्रोटीन आएगी, ज्यादा से ज्यादा और आती रहेगी। ठीक है, सिर्फ 3.5 पे जाके एडीमा नहीं हो रहा होता, ऑल दो स्टार्ट उस जगह उस लेवल पे हो रहा होता है। आ रही जो मेनली प्रोटीन वो आती है इसके अंदर, वो 8 से 9 ग्राम आ रही होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है वो हमारी प्रोटीन को बच्चों तोड़ रहा होता है। जब वो प्रोटीन को तोड़ रहा होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जा रही होती है, इसीलिए इसके अंदर एडीमा हो रहा होता है, इसीलिए इसके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, इसीलिए एमआई के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर, इसीलिए हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी हो सकता है। समझ आ गई? ये वाला पॉइंट समझ में आ गई कि 3 पॉइंट मेनली तो 10 से 12 प्रोड्यूस हो रही होती है, पीसीटी एज अ कैटाबोलिज्म काम करके उसको तोड़ी जा रही होती है, जो तीन तीन भी आती है उसको भी तोड़ती। अच्छा मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखें, मैंने ये बात की कि जो आपकी लीवर से होती है ना, वो 10 से लेके 12 तक प्रोड्यूस हो रही होती है। हमने नेफ्रोटिक के अंदर पढ़ा था कि 3.5 से भी ज्यादा जाए ना, तब भी आपका अडीमा, ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है। भाई हमारे पास पीछे स्पेयर 8-9 ग्राम पड़ी हुई है, उसकी वजह से क्यों नहीं हो रहा? वो किधर गई? वो किधर गई? अगर वो पड़ी हुई है तो हमारा क्यों हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो रहा है, हमें क्यों नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है? तो भाई आपने यहाँ पे आंसर देना है, जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, जो हमारा ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल का पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, सबसे पहला पार्ट, वो क्या करती है? एज अ कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन काम करती है। ठीक है, थोड़ी सी भी प्रोटीन गुजरती है वो उसको तोड़ के फौरन से किधर फेंक देती है? यूरिन में फेंक देती है। 3.5 तो जा ही रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से। ठीक है, बाकी जो 8 और 9 ग्राम गुजरेगी ना, किधर से? आपके पीसीटी के लेवल से। पीसीटी क्या क्या करेगा? आपका कैटाबॉलिज्म ज्यादा से ज्यादा कर देगा। जितनी कैटाबॉलिज्म वो प्रोटीन की ज्यादा करेगा, उतनी वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा, आपकी 3.5 के आगे आपने ग्रेटर साइन देखा होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि आपकी 8 से 9 जा रही है उसके अंदर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन टूट रही है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के लेवल पे, इसकी वजह से इसको अडीमा हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा होता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, एमआई हो सकता है, वो एक अलग वो डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ये वाली बात समझ में आ गई? फिर रिपीट कर दूं दोबारा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का, कि आपकी कौन सा ऐसा पार्ट है किडनी का जो आपकी प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म के तौर पे काम करता है? तो आपने बताना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ठीक है, ओके जी, अगर ये वाली बात समझ में आ गई। उसने लिखा है कि एलिवेटेड प्रोलैक्टिन जीएनआरएच सिक्रीशन एंड कॉन्सिक्वेंटली लो द एलएच और एफएसएस की सिक्रीशन को कम करता है, इनफर्टिलिटी करवा देता है, ग्लैक्टोरिया, गायनेकोमेस्टिया, इंपोटेंस, वही उससे लिबिडो डिक्रीज और एमिनोरिया, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया भी हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाएंगे, 200 से ज्यादा होगा, नॉर्मल आपने बताना है जी 500 से कम होता है। ठीक है, 500 से कम हो रहा होता है, आपने ये बताना है इसके अंदर। अच्छा, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे सबसे पहले, फिर एमआरआई करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर कोई लेवल नहीं लिखा हुआ कि अगर 1000 से लेके 5000 तक होगा फिर हमने क्या करना है, 5000 से ज्यादा होगा तो फिर हमने क्या करना है, वो खुद ही चीजें ऐड करनी है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता होता है, ये आपके प्लेबेबल जेम्स में बात लिखी हुई है। वैसे इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके अंदर? डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, एगोनिस्ट में भी कौन सी? कैबोरगुलिन फर्स्ट लाइन प्रेफर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर उससे भी फर्क ना पड़े तो क्या करना है इसके अंदर? इंडिकेट इन सर्जरी करनी है, सर्जरी भी कौन सी? ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करनी होती है। कब करनी होती है? जब आपका बच्चों विजन लॉस हो रहा हो, इसका मतलब कि मैक्रो एडिनोमा हो इस पेशेंट के अंदर ना, इसीलिए हमने सर्जरी करनी होती है उसके अंदर। उससे भी फर्क ना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे इसके अंदर? रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कर रहे होंगे। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद आप रेडियो और कीमो के सेशन नहीं लेते, वो इसलिए ले रहे होते हैं। हाँ जी, पूरे टॉपिक में से किसी का कोई एक भी क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, जगह से क्लियर है तो ओके जी ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं आगे किसकी? एक्रोमेगाली की। एक्रोमेगाली को डिस्कस करने से पहले ना, अब आपने मुझे 2 से 3 चीजें बतानी है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो किधर से रिलीज होता है। मुझे ग्रोथ हार्मोन बताना है और इसके नॉर्मल जो आपने फिजियो में फंक्शन पढ़े हैं ना, अब आप लोगों ने मुझे बताना है इसके फंक्शन भी क्या है। ठीक है, अब हमने फंक्शन तो बताना नहीं। वेरी गुड, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है। ठीक है जी, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है। क्या काम करता है? फंक्शन बताएं इसको, इस पे क्या क्या फंक्शन होंगे ग्रोथ हार्मोन के, क्या करते हैं? एंटीरियर हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हुआ, रिलीज किधर से होता है बच्चों? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, ये वाली बात आपने मुझे बता दी। इसके अलावा और क्या हो रहा होता है इसके अंदर?
एक मिनट यार। अच्छा, क्या मैंने बताया आपकी किधर से रिलीज हो रहा होता है बच्चों? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों? लिपोलाइसिस करवाना, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना, ठीक है, और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मसल मास को क्या करना बच्चों? लीन मसल मास गेन करवाना। ग्रोथ को पे तो ये इफेक्ट करता ही करता है, लेकिन जो इसके नॉर्मल फंक्शन है वो यही है। क्या करवा रहा होता है आपको? लिपोलाइसिस करवाता है, ग्लूकोनेगेनेसिस करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करवा रहा होता है, जो लीन बॉडी मास कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे क्या है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, ये लीवर से ना एक चीज को स्टिमुलेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसका काम क्या होता है? किसी को पता ही क्या करती है? यही बच्चों आपकी लीवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रही होती है, लिपोलाइसिस करवा रही होती है, प्रोटीन की और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को ज्यादा करवा रही होती है। कौन सी? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और इसका क्या काम होता है बच्चों? इसमें ना बोन की ग्रोथ करवानी होती है। क्या करवानी होती है बच्चों? बोन की ग्रोथ करवानी होती है। ये सारे इसके क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर फंक्शन है जो हमने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े थे। बोन की ग्रोथ करवाता है, कोलाजन की सिंथेसिस करवाता है, सेल साइज इंक्रीज करवाता है, ये लिपोलाइसिस करवाता है, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है। अच्छा, ये हमने सारे इसके ना फंक्शन पढ़ लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। नंबर वन इंपॉर्टेंट बात, क्यों इंक्रीज कर रहा है? आपने बताना है जी, पिट्यूटरी एडिनोमा है उसको, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा है, मोस्ट लाइकली कौन कौन सा आ सकता है? आपने बताना है जी, वही जो हमने पीछे पढ़ा है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? मिजेंजियोमा हो सकता है। ये किसी को ट्यूमर थे किसके बच्चों? एंटीरियर पिट्यूटरी के। उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर रहा है। जब बच्चों आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर रहा है, मुझे ये बताएं, क्या उस पेशेंट के अंदर जो बोन की ग्रोथ होगी वो ज्यादा होगी? पहले तो ये बताएं, क्या उसके अंदर बोन की ग्रोथ ज्यादा होगी? उसकी बोन की ग्रोथ ज्यादा होगी, वेरी गुड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या उसके अंदर बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा से ज्यादा होगी? क्या उसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा से ज्यादा होगी? उसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके अंदर लिपोलाइसिस ज्यादा से ज्यादा होगी। जितनी ग्लूकोनियोजेनेसिस जितनी ग्लूकोनियोजेनेसिस, जितना लिपोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, क्या उतना उसके ग्लूकोज का लेवल ज्यादा नहीं हो रहा बॉडी में? हाँ जी। क्या उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा? उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज करेगा। क्या इसके अंदर सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है किसी डिजीज की वजह से, अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करे? हाँ जी, बताएं मुझे। डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है इस पेशेंट के अंदर? जल्दी जल्दी बताएं। हो सकता है, ठीक है जी। ये सारी बातें अब आपने मुझे बता दी, सारे फंक्शन हो होते हैं इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब बात करते हैं बच्चों किसकी? क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर ना, अगर तो फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए, बोन की ग्रोथ हो रही है बच्चों में ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जेंटिज्म बोल रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो मेंशन करे स्पेसिफिकली अडल्ट्स में हो रही है, अडल्ट्स में स्पेसिफिकली अडल्ट्स का नाम नहीं लिखता होता, वो एज को 25 से ज्यादा कर देता होता है, ठीक है, एज को ज्यादा कर देता है। जब वो एज को ज्यादा करेगा तो इसका मतलब ये इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? एक्रोमेगाली हो रही होती है, ठीक है। वो जो आपका क्रिकेटर है उसको भी यही इशू है। वो आपका जो एक रेसलर है खली, उसको भी यही इशू है, खाली खाली जो भी है, उसको एक्रोमेगाली है इस पेशेंट के अंदर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर ना, फॉर एग्जांपल जिजेंटिज्म है। जिजेंटिज्म का सबसे पहले आपने फीचर ये याद रखना है कि किसके अंदर होगा बच्चों? इसके अंदर एडल्ट्स नहीं, चिल्ड्रन स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। दूसरी, आपकी ना एक ना, ये बोन की, ये फॉर एग्जांपल ये बोन है ना ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके बोन है। इसके ना तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एपिफिसिस बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका पार्ट होता है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? ग्रोथ फेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट इसका क्या होता है यहाँ पे? आपका मेटाफिसिस होता है कि डायाफिसिस होता है? हाँ जी, किसी को पता है इसका क्या क्या होता है? डायाफिसिस होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? डायाफिसिस। एट द एंड क्या आता है दोबारा इसका? मेटाफिसिस आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल बोन का पैटर्न ये हो रहा था, ठीक है। अगर तो एग्जामिनर कहे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हो रही है,
तो आपने बच्चों बताना है कि अगर उसकी ग्रोथ ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि उसकी एज कम है, अभी उसकी जो एपिफिजियल प्लेट है ना वो क्लोज नहीं हुई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब उसकी एपिफिजियल क्लोज ये प्लेट क्लोज नहीं होगी, उतनी ज्यादा बोन की ग्रोथ होगी। जितनी ज्यादा उसकी बोन की ग्रोथ होगी, उतना ही उसकी हाइट बच्चों ज्यादा होगी। हाँ जी, समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? एपिफिजियल। ओके। इसके अंदर ना जनरलाइज साइज बढ़ रहा होता है बॉडी का, मतलब कि इक्वली सारे लिम्ब, इक्वली हर चीज इफेक्टेड हो रही होती है। ये नहीं होता कि एक चीज का साइज बढ़ गया दूसरी का कम हो गया। इक्वलाइज सारी चीजें हो रही होती है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है एक्रोमेगाली वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है। एक्रोमेगाली वाले पेशेंट के अंदर ये होता है, आपने याद रखना है, इसके अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है ना, वो आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफिसिस हो रही होती है। ठीक है। एपिफिसिस क्लोज होने के बावजूद भी इसकी ग्रोथ नहीं रुक रही। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक्रोमेगाली का। दूसरा इसके अंदर क्या होगा, आपने बताना बच्चों प्रोमिनेंट जॉ होगा। ठीक है, जब आपके जॉ का साइज बढ़ता है, उसको मेडिकली टर्म में हम क्या कहते हैं, किसको पता है? जब अच्छा, इसके अंदर जब आपका पता क्या होता है, जब आपके जॉ का साइज बढ़ रहा होता है ना, हाइपरग्नोथिया बोलते हैं, प्रोगैंथिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइपरग्नोथ वो भी बोलते हैं, लेकिन आपने कहना है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोगैंथिज्म बोलते हैं। जब आपका प्रोमिनेंट जॉ आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं प्रोगैंथिज्म। जब आपका जॉ का साइज बढ़ रहा हो, तो उसको फिर बोलते हैं हाइपर प्रोगैंथिज्म बोलते हैं। समझ आ गई? हाइपरप्रोवेंशिज्म का मतलब होता है कि साइज बढ़ जाना। इसके अंदर अभी सिर्फ अर्ली स्टेज पे प्रोमिनेंट हुआ है। तो जब इसका प्रोमिनेंट ज्यादा हो रहा है, एजेस उसके बढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोगेंथिज्म हो रहा है इस पेशेंट के अंदर। अब आपको पता है फ्रंटल बोन का साइज बढ़ेगा, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, फ्रंटल बोसिंग नहीं होगी, इसके अंदर फ्रंटल बोसिंग होगी। और इसके अंदर क्या आ सकता है, मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक एक्रोमेगाली का पेशेंट आया, उसके अंदर विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकता है? होगा तो क्यों होगा? हाँ जी, होगा तो क्यों होगा? होगा तो क्यों होगा? वही ऑप्टिक क्लाज्मा वाला पॉइंट, वेरी गुड। उसके अंदर भी तो एंटीरियर पिट्यूटरी हो रहा था ना। ऑप्टिक क्लाज्मा को कंप्रेस करेगा, जब ऑप्टिक क्लाज्मा को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, आपका दोबारा बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया आ जाएगा। समझ आ गई वाले सारे पॉइंट? ओके जी, अगर ये सारी बातें समझ में आ गई। देखें, ये सारी चीजें हमने देख ली, एक्रोमेगाली को भी देख लिया, और किसको, जिजेंथिज्म वाले पेशेंट को भी हमने देख लिया। अब देखिए और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने उसको डायग्नोज कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया, उसको डायग्नोज कैसे करना, जिसे आप सब टेम्पोरल हेमिनोपैथी बोलते हैं। मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सा लेवल है सबसे पहले जो बॉडी में चेक करेंगे? क्या हम इस पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल नहीं चेक करेंगे? अगर उसका लेवल देखेंगे वो पहले बड़ा होगा। दूसरी बात, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल नहीं चेक करेंगे, आपने कहना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल भी बड़ा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी क्या करेंगे इसके अंदर, अच्छा, इसका ना, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आपने एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, कि जो फॉर एग्जाम्पल प्रोलैक्टिन होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या करता है, जितना प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा होता है ना बच्चों, उतना ही आपका ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, होमोलोगस होते हैं, डायरेक्टली पूछ लें या होमोलोगस लिख लें, बोथ आर सेम। जितना प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा होता है, उतना ही ग्रोथ हार्मोन हो रहा होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हमारे पास पेशेंट आया कौन सा, एक्रोमेगाली का पेशेंट आया। तो हमने इसके अंदर क्या फाइंडिंग लिखी, कि बच्चों ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो रहा है। तो जब इसका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। जब इसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे ये बताएं, क्या ग्रोथ हार्मोन, क्या एक्रोमेगाली वाले पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, क्या इसके अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है? वेरी गुड अफसा, इसके अंदर इनफर्टिलिटी भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर भी तो जीएनआरएच कम हो रहा है, और जीएनआरएच कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एफएसएच और एलएच काम नहीं कर रहा। तो जब आपका एफएसएच और एलएच कम कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, इनफर्टिलिटी नहीं होगी। तो आपने बताना है कि जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास, किसका, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा का, तो हमने ये सारी चीजें उसके अंदर रूल आउट करनी होती है। यहाँ पे अब हम तीसरा टेस्ट कौन कौन सा लिखेंगे,
प्रोलैक्टिन का लेवल लिखेंगे यहाँ पे, प्रोलैक्टिन को रूल आउट करेंगे। हाँ जी बताएं जल्दी जल्दी, प्रोलैक्टिन को रूल आउट करेंगे ना इस पेशेंट के अंदर। तो तीसरा काम ये करना है हमने इसके अंदर, प्रोलैक्टिन को रूल आउट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता होता है इसका? हाँ जी, किसी को पता है इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जामिनर क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा प्लस प्रोलैक्टिन वाले दोनों के फीचर मिक्स करके पूछेगा इस पेशेंट को क्या है। तो आपने बताना है एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा। कैसे? देखें, मैं सारा वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं ये लिख रहा हूँ कि एक हमारे पास पेशेंट आई है, उसकी एज 35 है, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है? हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है उसका। उसके अंदर दूसरा फीचर क्या होगा? प्रोगैंथिज्म है। प्रोगैंथिज्म क्या होता है उसका? प्रोमिनेंट जॉ होता है। हाइपर प्रोगैंथिज्म लिखेगा या प्रोगैंथिज्म लिखेगा इसके अंदर? क्या लिखा? हेडेक्स प्रोगैंथिज्म होगा इस पेशेंट के अंदर। दूसरा उसने क्या कहना इसको? विजुअल फील्ड डिफेक्ट है। विजुअल फील्ड डिफेक्ट में भी वो क्या बात लिखेगा? जो उसकी बच्चों लेटरल या टेम्पोरल साइड वाली हुई है ना, वो लॉस है दोनों साइड की। तीसरा इसके अंदर पता वो बच्चों क्या काम करेगा? ये मैंने तीनों फीचर किसके लिखनी है चारों, पहले तो मुझे ये बताओ, ये मैंने क्या किसके फीचर लिखे हैं? हाँ जी, ये मैंने ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा के फीचर नहीं लिखे, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा के फीचर लिखे। अगला काम वो क्या करेगा? अगला काम वो ये करेगा कि इस पेशेंट के अंदर वो लिखेगा कि इसको क्या हो रहा है बच्चों, ग्लैक्टोरिया, मतलब कि क्या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है निप्पल से। साथ लिख देगा बच्चों वो एमिनोरिया। इसका मतलब क्या है इसको बच्चों? ये मैंने किसके फीचर लिखे साथ? ये मैंने जो 7 फीचर लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं बच्चों आपके प्रोलैक्टिनोमा के। तो जो मैंने जब प्रोलैक्टिनोमा के फीचर लिखे लिए, ग्रोथ हार्मोन प्लस प्रोलैक्टिनोमा, तो भाई इसको एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं है, दोनों किसी वजह से ज्यादा रिलीज हो रहे हैं ना, तो भाई किसी ट्यूमर की वजह से दोनों एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं। अगर जब भी दोनों एक साथ इफेक्ट होना, इसका मतलब ये है कि भाई ऊपर ब्रेन में कोई मसला, ट्यूमर है। और अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस, अगर किसी को एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया है, तो आपने बताना है भाई एमआरआई करेंगे इसके अंदर सीधा। एमआरआई करके देखेंगे कोई ट्यूमर तो नहीं है उसके अंदर। फिर हमने ये नहीं करना कि भाई प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवा लिया, ग्रोथ हार्मोन का लेवल चेक करवा लिया, क्लिनिकल फीचर देख लिए, नहीं। डायरेक्टली इसको एमआरआई प्रेफर करते हैं जब दोनों फीचर एक साथ आ रहे हो। वो इंडिकेट यही करता है भाई इसको ट्यूमर है। अब हमने देखना है ट्यूमर की लोकेशन क्या है, ट्यूमर का साइज क्या है, उसकी क्या पैटर्न है ट्यूमर का, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या कर देनी होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर वो लिख दे किसी पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है प्लस प्रोलैक्टिनोमा है, तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? हाँ जी, किसी को पता है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तुक्का ही ला दो। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बच्चों ट्रांसफिनाइडल सर्जरी। दोनों में ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करते होते हैं। ठीक है, बेसिक्स की क्लास या फिर यूट्यूब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जैन, बेसिक्स की क्लास है या फिर यूट्यूब? यार पता नहीं, मुझे जो सर ने बोला था ये क्लास है बी रेडी, यूट्यूब है यार मेरे ख्याल में उसका। आज उन्होंने टेस्ट की डिस्कशन करनी है। ओके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किसी को ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है और साथ प्रोलैक्टिनोमा है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है इसके अंदर? तो भाई आपने बताना जो इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो ट्रांसफिनाइडल सर्जरी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, लिख लें इसको यहाँ पे। अब सीधा हमें पता चल रहा है ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो सर्जरी से रिमूव करेंगे। आप ऑक्ट्रियोट्राइड दोगे, ऑक्ट्रियोट्राइड की वजह से जो आपका वो है ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है, वो तो कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रोलैक्टिनोमा की कॉज पीछे कोई और थी, वो तो ठीक नहीं होगा ना। आप तो सब ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा को पकड़ रहे हो, आप उसको प्रोलैक्टिनोमा को तो नहीं पकड़ रहे। आप उसके लिए भी फिर मेडिसिन दोगे। तो भाई आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर है, हम इसको रिमूव ही करेंगे सर्जिकली। समझ आ गई सबको ये वाली बात? हाँ जी। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दोनों में पूछा जाए तो एमआरआई, अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए तो ट्रांसफिनाइडल सर्जरी, अगर दोनों को मेंशन किया हो। बाकी को भी समझ आएगी, सिर्फ शराज को ही है। ओके जी, बाकियों को भी समझ आएगी। बोल मैं रहा होता हूँ, मुझे लगता था आप जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे वैसे पूछा जाए, अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा डिस्कस कर रहे थे ना, एक्रोमेगाली कर रहे थे हमने, जिजेंटिज्म कर लिया। हमने इस पेशेंट को क्या करना है, अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा है आपका? सिंपल एक्रोमेगाली और जिजेंटिज्म वाले पेशेंट के अंदर, तो आपने बताना है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या करेंगे इसके अंदर? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर क्या करेंगे भाई? बाहर से हम ग्लूकोज देंगे। हम जब बाहर से ग्लूकोज देंगे, इस पेशेंट के अंदर क्या होना चाहिए? ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज नहीं होगा, स्टिल इंक्रीज रहेगा। तो इसका मतलब ये है इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन एडिनोम है। ये आपका सॉरी इनिशियल टेस्ट था, नॉट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इनिशियल टेस्ट था ये आपका। आपसे पूछा जाए इनिशियल और कौन सा, तो आपने बताना ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आपसे वैसे पूछा जाए कौन सा है, तो आपने बताना है, हमने इसके अंदर क्या करना है भाई, एमआरआई करनी होती है, ब्रेन को देखना होता है। ठीक है, उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं था। अभी वाला पॉइंट समझ में आ गया। आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल हम बाहर से देंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 75, वो मेरे ख्याल में मिलीग्राम देते हैं ना इसके अंदर, ग्राम या मिलीग्राम। वो दे के फिर हमने 2 घंटे इंतजार करना होता है। हम 2 घंटे का इंतजार करके करने के बाद दोबारा उसका बीएसआर लेते हैं, शुगर का लेवल चेक करते हैं। अगर तो वो स्टिल इंक्रीज रहा, इसका मतलब ये है कि भाई कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से इसका लेवल इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा हुआ, इसको हमने ट्रीट कितना कैसे करना होता है, देखिए। सबसे पहले हमने इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देना होता है। अगर तो आपसे पूछा जाए भाई फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा, हाँ जी, बताएं जी क्या होगा फिर, बताएं जी क्या होगा इसमें। वेरी गुड शिराज, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी होगा इसके अंदर। ठीक है, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी प्रेफर कर रहे होते हैं इस पेशेंट के अंदर। अबे तो कीर, एमआरआई, मैंने टेस्ट पूछा है बच्चे, सॉरी मैंने सर वो पूछा है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा है। फिर अगर आपसे पूछा जाए सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने बताना है जी, हमें अगर ट्रांसफिनाइडल सर्जरी कर ली, तो साथ फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, साथ हम बाहर से ड्रग देंगे जो आपके किसका, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को डिक्रीज करते हैं। सोमेटोस्टेटिन एनालॉग देते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं इसके लेवल को डिक्रीज कर रहे होते हैं। अब वो कौन सा ड्रग होता है, किसी को पता है, किसी को पता है, वेरी गुड शिराज, ऑक्ट्रियोट्राइड देते होते हैं इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, फर्स्ट लाइन पे ट्रांसफिनाइडल सर्जरी, सेकंड लाइन पे क्या करते हैं इस पेशेंट के अंदर बच्चों, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग देते हैं जो ग्रोथ हार्मोन के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर ट्रीटमेंट देते हैं, सेकंड ट्रीटमेंट सेकंड लाइन करते हैं। अगर इससे भी फर्क ना पड़े, तो फिर क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें ड्रग जो को चेंज करते हैं वो कौन सी करेंगे, वेरी गुड शिराज, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नाम भी बताओ अब इसका जल्दी जल्दी, पेगवोसीमेंट, वेरी गुड। ठीक है, ये दे रहे होते हैं अगर आपके ऑक्ट्रियोट्राइड से फर्क ना पड़ रहा हो। ठीक है, अगर इससे भी फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेगवोसीमेंट दे दिया, इससे आपका ग्रोथ हार्मोन तो ठीक हो गया जो ज्यादा रिलीज हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब हमने भाई प्रोलैक्टिन को भी तो कम करना है ना। अब ऐसा कौन सा ड्रग है जो प्रोलैक्टिन को कम कर रहा होता है, हाँ जी, प्रोलैक्टिन को कम करने के लिए भाई कैबरगोलिन देंगे, ब्रोमोक्रिप्टीन देंगे इसके अंदर, ताकि हम किसको कम कर दें, हम आपके जी प्रोलैक्टिन के लेवल को भी कम कर दें इसके अंदर। समझ आ गई ये वाली बात। ओके जगह ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। पूरे टॉपिक में से किसी का कोई क्वेश्चन, लास्ट बात इसकी डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉम्प्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशन में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आपको ग्रोथ हार्मोन में डाल के। इसकी वजह से भाई कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। हाँ जी, किसी को पता है कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम में होता क्या है, पहले तो ये बताया है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्यों क्या होता है, मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, वेरी गुड। अगर उसकी मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई है, तो क्या फाइंडिंग आएगी शराज, हाँ जी बाकी भी बताएं, क्या फाइंडिंग आएगी, क्या उसका बनेगा भाई, हाँ जी हाँ जी, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, उसका भाई ऐप हैंड नहीं बन जाएगा, ऐप हैंड, उसकी जो फिंगर है वो सही तरह बंद नहीं होगी, ऐसे खुली होंगी, पहली फिंगर दूसरी फिंगर तीसरी फिंगर, ऐप हैंड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐप हैंड भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन बोलते होते हैं। नाम याद रख लें, मस्कुलोस्केलेटल में कंप्लीट डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, ऐप हैंड और हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। ठीक है, समझ में आ गई क्या क्या मैंने आपको बताया। इसकी कॉम्प्लिकेशन में कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अब मुझे ये बताएं जी, हमने पढ़ लिया इसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, बात असल तो ये है ना, कि इसके अंदर हो तो रहा है, रट्टा तो सब लगा लेंगे, लेकिन हो क्यों रहा है, क्वेश्चन इज दिस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एडीमा, ओके, एडीमा हो रहा है और साइज इंक्रीज, वेरी गुड, एडीमा भी होता है और साइज इंक्रीज भी करता है। मैंने क्या कहा था बच्चों आपका, बोन की ग्रोथ का क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। तो भाई जितनी बोन की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होगी, जो उसके टेंडन हो गए ना बच्चों, वो कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, जब उसके जो टेंडन कंप्रेस हो जाएंगे, तो आपके टेंडन्स के दरमियान से आपकी मीडियन नर्व गुजर रही होती है, ये वाली आपकी, ये बाजू वाले ये हाथ बाजू वाले पॉइंट पे ना, टेंडन के दरमियान से आपकी मीडियन नर्व गुजरती है।
जब बोन की ग्रोथ का साइज बढ़ जाता है, एडीमा हो जाता है, तो उसकी वजह से टेंडन कंप्रेस हो जाते हैं। जब टेंडन कंप्रेस होंगे इस पेशेंट के अंदर, उसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी। जब इसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएंगी, तो इसकी वजह से एप हैंड बन जाएगा। हाँ जी, समझ आ गई सबको? समझ आ गई? कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है तो क्या फाइंडिंग आएगी और क्या इसके अंदर वो होगा। ओके जी, अगर समझ आ गई है तो दूसरा बात इसके अंदर दूसरा क्या हो सकता है। देखें, इसके अंदर कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। जब मैंने आपको कार्डियोमायोपैथी पढ़ाई थी, किसने मुझे कहा था कि जिसके अंदर कार्डियोमायोपैथी हो रही है अक्रोमेगाली भी करवा सकता है। वेरी गुड। कॉज ऑफ डेथ पूछा जाए इन ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा, तो आपने कहना है जी कार्डियोमैगैली। ठीक है, कार्डियोमैगैली या कार्डियोमायोपैथी। इसकी वजह से हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। हार्ट का साइज बढ़ेगा तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है जी, हो सकता है इसके अंदर। ओके जी, दोनों पॉइंट समझ में आ गई। तीसरा, ये कोलोन का कैंसर भी करवा सकता है। एसोसिएट है कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है ना, तो वो मोस्ट लाइकली देखा गया वो कोलोन का कैंसर भी करवा सकता होता है। बस इतना ना इसके अंदर याद रखना। क्या क्या मैंने बताया, इसके अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अगर पूछा जाए, तो उसकी वजह से दूसरा इसके अंदर मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, और तीसरा क्या बताया, कोलोन कैंसर। चौथा पॉइंट और क्या हो सकता है इसके अंदर, अब आप मुझे बताएंगे, मैं बताता हूँ हाइपरटेंशन कैसी होती है। देखें, मुझे आप ये बताएं फॉर एग्जांपल इस पेशेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रही है? वेरी गुड। तो की लिपोलाइसिस ज्यादा हो रही है बच्चों, शुरू में बताया था। ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, याद आया कि कोई नहीं? बाकी सारे सो गए हैं? आप सबको ये बात बताई थी, इन दोनों को तो नहीं बताई थी। ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो भाई जितनी ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी उतना ज्यादा आपका इसका क्या होगा, बीएसआर इंक्रीज कर देगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा पूरी बॉडी में। अजबत समझ आ रही है? अजबत, हमजा, फातिमा, क्या मैंने ये बात बताई ये वाली रिपीट करो, लास्ट बात मैंने क्या बात की है? हाँ जी, क्या लास्ट बात की है? लिपोलाइसिस क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देती होती है। हाँ जी, यही बात की है। डायबिटीज क्यों हो रही है, ये बात की है। हाँ जी, क्यों हो रही है आप ही बताएं? लिपोलाइसिस ज्यादा हो रही होती है। अच्छा, अब हमेशा आपने एक बात याद रखी है, आपने हर जगह पढ़ा है कि जब भी लिपोलाइसिस होती है डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है आपका डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। आप मुझे ये कोई पॉइंट बताएगा, कोई एक बच्चा जो अगर लिपोलाइसिस हो रही है तो उसकी वजह से क्यों डायबिटीज मेलाइटस हो रही है? हम तो लिपिड को तोड़ रहे हैं ना। हाँ जी, कौन बताएगा, कौन बताएगा? शिराज, लिपोलाइसिस की वजह से क्यों हो रही है? वेरी गुड। लिपिड आगे चेंज होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। देखिए, जो नॉर्मल इंसुलिन का फंक्शन होता है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ। बात सुनिए, ये वाला पॉइंट मैंने इसीलिए यहाँ पे ये बात डिस्कस की है। देखिए, जब भी आपकी बॉडी में डायबिटीज मेलाइटस होती है ना, तो क्या करता है जी, इंसुलिन डिक्रीज कर देता है। इंसुलिन का नॉर्मल काम पता क्या होता है, कि आपके ना ग्लूकोज को स्टोर करवाती है किधर, लीवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए जब एक्सेस ग्लूकोज को वो स्टोर करवाती है ना, तो लीवर पता क्या करता है, लीवर ग्लूकोज को आगे चेंज कर देता है फ्री फैटी एसिड में, लिपिड्स के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट के अंदर आप देखें क्या हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस हो रही है, जब डायबिटीज मेलाइटिस होगी, इस पेशेंट के अंदर इंसुलिन कम कर जाएगी। जब इंसुलिन कम होगी, तो जो हमारे पास फ्री फैटी एसिड ये लिपिड पड़े हुए हैं, ये दोबारा ग्लूकोज के अंदर चेंज नहीं हो जाएंगे? हाँ जी, क्या दोबारा ग्लूकोज के अंदर चेंज होंगे ये दोबारा ग्लूकोज के अंदर चेंज होगी। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, ये डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? सिर्फ नाम नहीं याद रखना, ये सारा प्रोसेस भी याद रखना होता है। ठीक है। अच्छा, आपने पूछा जी इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन क्यों होती है। यार, इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन इसलिए होती है कि जब आपके हार्ट का साइज बढ़ रहा होता है ना, हार्ट के साइज बढ़ने की वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो पावर है वो भी उतनी ज्यादा हो रही होती है।
कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी उतनी ज्यादा जनरेट हो रही होती है। जितनी उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी होगी उतना उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। इसलिए क्या होगा इसके अंदर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता होता है। ठीक है। सारे पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गए? किसी का कोई एक भी क्वेश्चन, फिर इसको नहीं तो बुक से रीड आउट कर लें। ओके जी, अगर सबको समझ आ गई है। एक्रोमेगाली, एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन लेवल्स इन एडल्ट मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द बिनाइन, वही उसने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। बच्चों में होगा तो जेजेंटिज्म होगा, उसके फीचर आपने लिख लेने हैं। प्रेजेंट विद द एनलार्जमेंट ऑफ द स्कल, फ्रंटल बॉसिंग, वाइट स्पेस टीथ होंगे इसके अंदर, हैंड फीट को, वही उसने सारी लार्ज टंग होगी इसके अंदर। और वही जो इसने सारी बातें वही लिखी हैं जो हमने भी की हुई है। एसोसिएटेड विद द कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, स्लीप एपनिया, टाइप 2 डायबिटीज, मेलिटस हार्ट डिजीज, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है। अच्छा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन किस डिजीज के अंदर हो रहा होता है, किसी को पता है? हाँ जी। डायस्टोलिक डिसफंक्शन किसके अंदर होता था? मैंने आपको बताया था जब हमने कार्डियोमायोपैथी पढ़ी थी। याद आया, याद आया? हुक्म के अंदर, शिराज, तोकीर, चित्तर हो गया ना बंदा, तुम दोनों मारे। आपके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में आपका डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा था बच्चों। ठीक है। ओके जी, ओके। अच्छा, लैब टेस्ट देख लिए, इसके क्या हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, वो मैंने सारी बातें बता दी, इसमें से कोई पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ। लैब टेस्ट में क्या होगा, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का लेवल चेक करेंगे, जो रूल आउट करेगा एक्रोमेगाली है। कंफर्म डायग्नोसिस किसकी तरफ जाएंगे, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये मैंने आपको बात बता दी इसके अंदर। अगर उससे भी पता नहीं चलेगा तो एमआरआई करवाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हम इसका ट्रांसफेनडल सर्जरी करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, मेडिकल थेरेपी पे ऑक्टोट्राइड और लैंड्रोट्राइड देंगे इसके अंदर। सारे वही बातें इसके अंदर, हमने कोई भी बात नहीं छोड़ी हुई। ठीक है। सारे पॉइंट हमने इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ तक पूरे टॉपिक में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर आप लोग करें छुट्टी, अपनी दूसरी क्लास में जाके। ओके जी। अगर सबको समझ आ गई है तो अच्छी बात।